हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइस आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपनी जो गेट की टेस्ट सीरीज है उस गेट टेस्ट सीरीज की जो पहला फुल लेंथ टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आप सभी के लिए लाइव है। सारे लोग आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी टेस्ट का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच लेना है। ठीक है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इस एफएलटी के सोल्यूशन के थ्रू हम आपसे करने वाले थे। ठीक है, और कर भी रहे हैं। ठीक है, आज होने वाला आज अपना जो एफएलटी का सोल्यूशन उसका लास्ट लेक्चर ये रहने वाला है। आज हम लोग जितने भी 10 क्वेश्चन बचे हुए उन 10 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर आप गेट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप भी अब देखो टाइम बहुत कम है, तो आपको भी अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए होंगे और अब आपको जरूरत है कुछ नए क्वेश्चन लगाने की और साथ में टेस्ट देने की, ताकि टेस्ट से वो भी फुल लेंथ टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि अगर अब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से आपको 3 घंटे में किस तरीके से कितने स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप एग्जाम हॉल में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो उसके लिए आप गेट की टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। अभी आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएगा, अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है तो आप 25% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। तो आपका जो गेट का प्राइस है 1499 है, वो अभी आपको 25% डिस्काउंट के बाद 1124 में आपको आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। उसके लिए आप इस टेस्ट को परचेज कर सकते हो। बाकी हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे। आपका जो गेट का पहला फुल लेंथ टेस्ट है उसके सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिया था, ये यहाँ तक हो चुका था आपका। ठीक है, ये 55 ये नहीं हुआ था, आई थिंक इसके पीछे वाला क्वेश्चन हाँ ये हो गया था। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ट्राई करेंगे थोड़ा सा तेज चलेंगे आज, ताकि आज क्या हो जाए, आज ये वीडियो आज ये सारे क्वेश्चन जो बचे वो खत्म हो जाए, सारे अपन सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, तो आओ एक बार क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो, उस बार हम क्या करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। So a saturated specimen of cohesionless soil sand was tested in triaxial compression test. The sample failed at a deviator stress of 480 kilopascal when the cell pressure was 100 kilopascal under the drained condition. Right? If it is tested under a cell pressure of 200 kilopascal, then the deviator stress at failure for another identical specimen of sand would be. ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार रीड करो, क्वेश्चन समझो कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कुछ भी आपको सॉल्व करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है क्वेश्चन में दिया क्या, पूछा क्या जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, एक बार क्वेश्चन समझना। इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास सैचुरेटेड स्पेसिमेन सैंपल है कोहेजनलेस सॉइल का। ठीक है, अब आपको ये बोला जा रहा है इस कोहेजनलेस, सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि ये सैंपल कौन सा कोहेजनलेस सॉइल का सैंपल है। जैसे आप कोहेजनलेस सॉइल की बात करोगे तो वहाँ पे सी की वैल्यू कितना होगा, सी हो जाएगा आपका 0, सी आपका हो जाएगा 0 अगर हम कोहेजनलेस सॉइल की बात करें। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम 2 सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, अब पहले सैंपल में हमने ये देखा कि जब आप पहले सैंपल में डेविएटर स्ट्रेस कितना 480 किलोपास्कल लगा रहे हो और सेल प्रेशर 100 किलोपास्कल लगा रहे हो, तो फिर जाके ये सैंपल फेल कर रहा है। तो यहाँ पे 2 केस है। पहले केस में आपसे ये बोला जा रहा है, आप देखो पहले केस में आपसे ये बोला जा रहा है कि जब आपने केस 1 में क्या बोल रहा है, जब आपने पहला सैंपल लिया, पहले सैंपल में आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो डेविएटर स्ट्रेस है, मतलब सिग्मा डी कितना है 480 किलोपास्कल, और सिग्मा 3 जो सेल प्रेशर ये कितना है, सेल प्रेशर आपके पास है 100 किलोपास्कल। ठीक है, इस पे जाके जब सिग्मा डी कितना 480 किलोपास्कल पे जाके ये सैंपल क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। अगर ये सैंपल सिग्मा डी डेविएटर स्ट्रेस 480 किलोपास्कल पे फेल कर रहा है, तो आप यहाँ से एक काम करो, पहले सिग्मा 1 निकाल लो, और सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी हो जाएगा, और सिग्मा 3 कितना हो जाएगा 100 और सिग्मा डी कितना हो जाएगा 480। आपके पास यहाँ से ये निकल जाएगा कितना 580 किलोपास्कल। सबसे पहले आप टोटल स्ट्रेस निकालो सिग्मा 1, जो कि कितना होगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 के बराबर होगा। ठीक है, आपको सिग्मा डी गिवन है और सिग्मा 3 गिवन है, आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, सिग्मा 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप अपना ये फॉर्मूला यूज कर लो, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 tan स्क्वायर बीटा प्लस 2c tan बीटा। ठीक है, अब देखो बीटा की वैल्यू कितना है 45 प्लस 5/2।
हम यहाँ पे फाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम सीधे बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको दूसरे सैंपल में ये बताना है कि कितने डेविएटेड स्ट्रेस पे आपका सैंपल फेल करेगा, और वहाँ पे सिग्मा 3 गिवन है, राइट। अगर आपको सिग्मा 3 गिवन है दूसरे सैंपल का, तो आपको ये पूरी वैल्यू फाई की वैल्यू ना निकाल के आपको पूरा 45 + 5/2 की वैल्यू निकल जाए तो अभी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आपको करना क्या, पहले ये समझ जाओ, आपको लास्ट स्टेप में करना है कि केस 2 में आपको ये बताना है कि जब आप केस 2 बनाओगे, केस 2 में आपके पास क्या गिवन है, आपको सिग्मा 3 गिवन है। सिग्मा 3 कितने गिवन है, 200 किलो पास्कल, ठीक है। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ, सिग्मा 3 आपको यहाँ पे इसका डेविएटेड स्ट्रेस बताना केस 2 के केस में। तो आप क्या कर लो कि सिग्मा 1 निकाल लो, और सिग्मा 1 निकालोगे तो सिग्मा डी आप निकाल लोगे कैसे, सिग्मा 1 - सिग्मा 3 करके, राइट। यानी कि आपको बताना ये है कि सिग्मा 1 की वैल्यू आपको पता करना है। अब इस सिग्मा 1 के लिए आप ये फार्मूला यूज करोगे फिर से, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 tan स्क्वायर बीटा प्लस 2c tan बीटा, ठीक है। यानी कि आपको tan बीटा ही पता चल जाए तो आपका काम चल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे फाई नहीं कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सिग्मा 3 आपको पता कितना 580 प्लस सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 3 कितना 100 इंटू tan स्क्वायर बीटा, और ये c की वैल्यू आपके पास कितना, c आपके पास 0 है। c अगर 0 है, कोएफिशिएंट फाइव है तो c 0 होगा। आप यहाँ से tan बीटा डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, तो tan स्क्वायर बीटा आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 585.8। अच्छा देखो, अब यहाँ पे भी c 0 होगा, अगर यहाँ पे भी c 0 होगा तो आपको सिग्मा 1 निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, सिग्मा 3 इंटू tan स्क्वायर बीटा। इसका मतलब आपको tan बीटा भी नहीं, tan स्क्वायर बीटा निकालोगे, उससे काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लो कि अब सिग्मा 3 आपको 200 पता है इंटू 5.8, ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लो। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपको डायरेक्टली सिग्मा 1 की वैल्यू निकल जाएगा इस केस में। तो 200 इंटू 5.8, 200 इंटू 5.8, तो दिस वैल्यू इज 1160, ये 1160 किलो पास्कल हो गया। बात समझना, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको ना तो फाई निकालना है, ना तो आपको tan बीटा निकालना है, बीटा भी नहीं निकालना है, सीधे आप डायरेक्टली tan स्क्वायर बीटा ही निकाल के छोड़ दो यहाँ पे। क्योंकि आप जब tan स्क्वायर बीटा निकालोगे तो आपको सिग्मा 1 निकालना है, वहाँ पे सीधे tan स्क्वायर बीटा की ही वैल्यू पुट करनी है। तो आप सीधे tan स्क्वायर बीटा निकालो, यहाँ पे 1160 निकल जाएगा। अब आपको सिग्मा 1 निकालना, सिग्मा 1 कैसे कर दोगे, अब सिग्मा 1 के लिए आपको क्या करना होगा, सीधे क्या करो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 करना है। सिग्मा डी के लिए क्या करना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा डी, सिग्मा 3, और सिग्मा 1 आपको पता कितना है, अभी आपने निकाला 1160 माइनस कितना हो जाएगा, सिग्मा 3 200, ये आंसर हो जाएगा 960, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले हिंट क्या है क्वेश्चन में, आप ये देखो कि आपको गिवन क्या है और डायरेक्टली निकालना क्या है। एक बार आप वहाँ पे चले जाओ कि एक बार आप दिमाग में ये ध्यान दो कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने पहले फाई निकाल लिया, फिर फाई निकालने के बाद वापस से आप tan स्क्वायर बीटा में 45 + 5/2 कर रहे हो, फिर तो आप फाई की वैल्यू पुट कर रहे हो। तो ऐसे में कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। और आपको पता है गेट में आपके पास जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसमें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़े से कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम कैलकुलेशन करने पड़े डायरेक्टली, और दो टाइम भी लगता है वहाँ पे। आपको अगर इस कैलकुलेटर से करना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप स्पीड के साथ कर ले जाओगे अगर आपने फाइव भी निकाला। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अगर आपने अगर ये चीज़ें अगर आप ये चीज़ें ध्यान दोगे ना तो वहाँ पे आपका स्पीड आसानी से बढ़ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इन चीज़ का भी ध्यान रखना। सबसे पहले आप इस तरीके से ध्यान दिया करो, क्वेश्चन में दिया गया डायरेक्टली पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसमें आपको नीड क्या क्या निकालने की। ऐसा नहीं कि आपने फाइव निकाल के बैठे हो, आपको जरूरत ही नहीं उसका। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सोल्यूशन आप चेक कर लो, 960 आ रहा है, उसी तरीके से सॉल्व किया गया, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस टेस्ट को अभी तक आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो सबसे पहले आप एक बार पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। पेपर को एक बार आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर जाके इस सोल्यूशन को देखने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है। A river valley consists of 14 hectares of irrigable land to be used for the growing crop whose peak consumptive use is 5 mm per day. The average daily precipitation in the valley is 20 mm per day, of which 2 mm is available for the crop and irrigation system is operated for 12 hours a day. If the field irrigation efficiency is 50%, then the discharge for the irrigation system. ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको बोला जा रहा है कि एक 14 हेक्टेयर का फील्ड है, ठीक है, एक लैंड है जिसको क्या करना है, इरीगेट करना है। तो उसमें उसका दिया गया जो क्रॉप है उसका जो कंजम्पटिव यूज है 5 mm पर डे, ठीक है। द एवरेज डेली प्रेसिपिटेशन दिया हुआ इन द वैल्यू 20 mm पर डे, और इस 20 mm पर डे में से 2 mm किसके लिए अवेलेबल है, फॉर द क्रॉप, ठीक है। और इरीगेशन सिस्टम किसके 12 आवर्स के लिए ऑपरेटेड है, पर डे 12 आवर्स के लिए ही क्या इरीगेशन सिस्टम ऑपरेटेड है। तो आपसे बोला जा रहा है फील्ड इरीगेशन एफिशिएंसी दिया हुआ है, डिस्चार्ज कितना होना चाहिए इरीगेशन सिस्टम में।
इरिगेशन सिस्टम का डिस्चार्ज आपको बताना है। तो आपको देखो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे गिवन है कि कंजम्पटिव यूज कितना 5 mm पर डे, तो CU की वैल्यू आपके पास कितना है 5 mm पर डे। ठीक है, देखो अब मैं वापस ये बात बोलूंगा, आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपको डिस्चार्ज पूछा जा रहा है। इसका मतलब अगर डिस्चार्ज पूछा जा रहा है तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर आपको पता चल जाए, सबसे पहले आप ये ध्यान दिया करो कि आपसे किया जा रहा है कि फील्ड का इरिगेशन डिस्चार्ज कितना है। अगर फील्ड का इरिगेशन डिस्चार्ज कितना है तो डिस्चार्ज A इंटू कितना हो जाएगा, एरिया आपको पता चल जाए। अब फील्ड का इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो कि किस में होता है, डेप्थ में होता है, सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है। ठीक है, बात समझना। देखो डिस्चार्ज आपको बताना है, डिस्चार्ज में अगर एरिया में मल्टीप्लाई करोगे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट मीटर होता है, मीटर या फिर सेंटीमीटर जो भी हो, तो उसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे एरिया से तो आपको डिस्चार्ज पता चल जाएगा पर डे का। ठीक है, अब आप देखो अगर ये मीटर पर डे है तो आप एरिया निकालो, एरिया आपको पता है कितना 14 हेक्टेयर, एरिया को 14 हेक्टेयर पता है, तो 14 इंटू 10⁴ कर लो, इंटू अब आपको निकालना फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसके लिए सारे डेटा गिवन है। तो आपको क्या दिया, कंजम्पटिव यूज कितना दिया 5 mm पर डे दिया हुआ है, तो CU की वैल्यू कितना होगी 5 mm पर डे। अब कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना है, तो 5 mm पर डे की नीड है आपको, जिसमें से 2 mm कहाँ से मिल जा रहा है, डायरेक्टली कहाँ से, प्रेसिपिटेशन से आपको मिल जा रहा है। आपको टोटल कंजम्पटिव यूज की जो रिक्वायरमेंट है 5 mm पर डे है, उसमें से 2 mm पर डे आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है कहाँ से, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन से। तो आपको कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की कितनी जरूरत है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की कितनी जरूरत है आप ये देख लो। तो यहाँ से जगह 5 - 2 कर लो, 5 - 2 क्यों, क्योंकि आपको दिया गया है कि टोटल कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट कितना है, ये 5 mm। अब 5 mm में से 2 mm डायरेक्टली मिल जा रहा है उसको कहाँ से, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन से। तो आपका CIR कितना हो गया 5 - 2 3 mm हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम CIR से नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालना चाहे कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना है फील्ड में, तो उसके लिए क्या करोगे, CIR प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट हम करते हैं। यहाँ पर लीचिंग रिक्वायरमेंट 0 हो गया तो NIR भी कितना हो गया 3 mm पर डे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बोले फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना होगा, अगर आपको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पता है और फील्ड एफिशिएंसी पता है नीटा A, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की वैल्यू। और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट 3 mm है और नीटा A कितना आपके पास 50% एफिशिएंसी है, फील्ड इरिगेशन एफिशिएंसी कितना है 50% है, तो NA के लिए हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 6 mm पर डे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पर डे आपके पास कितना फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना 6 mm पर डे। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो कि कितने डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे डिस्चार्ज निकालने के लिए आपने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, FIR से, जो कि कितना 6 mm पर डे, तो 6 × 10⁻² मीटर पर डे हो जाएगा, 10⁻³ मीटर पर डे। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 14 × 6 840 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, आपको निकल गया इतना मीटर क्यूब पर डे क्या है, डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास इरिगेशन एफिशिएंसी कितना है 50% है, बट आपको ये दिया गया कि जो इरिगेशन सिस्टम है वो 24 आवर्स ऑपरेट नहीं है, वो 24 आवर्स ऑपरेटेड नहीं है, केवल एक दिन में 12 बार ही क्या चल रहा है, वो जो भी आपका इरिगेशन सिस्टम वो 12 बार के लिए ही ऑपरेटेड है। तो अगर ये 12 बार के लिए ही ऑपरेटेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास टोटल डिस्चार्ज कितना 840 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब आपको जो इरिगेशन एफिशिएंसी है, जो डिस्चार्ज रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा। तो आप देखो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्यू की वैल्यू अगर 840 मीटर क्यूब पर डे, इसका मतलब आपको एक दिन में कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। इसका मतलब होगा कि 840 मीटर क्यूब वॉल्यूम आपको नीडेड है कितने दिन में, इन 1 डे। 1 डे का मतलब होगा कितना, 1 डे का मतलब होगा 24 आवर्स। ठीक है, आप तो ये बोला जा रहा है कि आपने जो डिस्चार्ज कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेट किया कितना 840 मीटर क्यूब पर डे, यानी कि आपको ये बताना है कि आपका जो पर डे कितना वॉल्यूम वाटर आप अप्लाई कर पा रहे हैं फील्ड में, कितना होना चाहिए 840 मीटर क्यूब वाटर अप्लाई होना चाहिए फील्ड में, कितने आवर्स में 24 आवर्स में। तो अब आपको डिस्चार्ज इरिगेशन सिस्टम का डिस्चार्ज कितना रखना पड़ेगा कि आपको 840 मीटर क्यूब का वॉल्यूम मिल जाए कितना 12 आवर्स में, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको 840 × 24 12 आवर्स में अगर आपको 840 मीटर क्यूब मिल रहा है, तो आप ये देखो कि कितना वॉल्यूम आपको चाहिए 840 × 12 अब इंटू क्या कर दो क्यू इंटू 12 आवर्स। यहाँ से क्यू कितना निकल जाएगा 840 × 2 यानी कि 1180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस बात को समझना, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको, ठीक है,
अगर आपको ये बोला जा रहा है कि 840 मीटर क्यूब इतना डिस्चार्ज आपको चाहिए, यानी कि आपको क्या होना चाहिए कि इतना मीटर क्यूब वाटर अप्लाई होना चाहिए फील्ड में, कितना 24 आवर्स में, ठीक है। तो आपको कितना डिस्चार्ज रखना पड़ेगा कि सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई हो जाए कितना 12 आवर्स में। तो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई हो जाए 12 आवर्स में, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 840 इंटू 24 कि 24 आवर्स में टोटल वाटर इक्वल टू कितना जाएगा Q इंटू 12। तो आपके पास निकल जाएगा कितना कि अगर 12 आवर्स में कितना वाटर चाहिए 1180 चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि आपको 12 आवर्स में कितना डिस्चार्ज चाहिए होगा, 1180 मीटर क्यूब पर सेकंड चाहिए होगा। तो ये आपके पास हो गया कितना 1180। अब इस बार इसका आंसर चेक कर लो एक बार। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही बात किया गया, 840 आपके पास टोटल डिस्चार्ज आ रहा था, ये 840 वन डे में, तो आपको एक ही मतलब 24 आवर्स में, तो 840 इंटू 24/12 कर दो तो कितना पर डे होना चाहिए 1680 ये मीटर क्यूब पर डे हो जाना चाहिए, 1680 मीटर क्यूब पर डे। आपको इतना डिस्चार्ज पर डे अप्लाई करना पड़ेगा जब इरिगेशन सिस्टम 12 आवर्स के लिए ऑपरेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आ जाओ। A triangular DRH due to the 6-hour storm in a catchment has a time base of 100 hours and peak flow of the 40 meter cube per second. The catchment area is 180 kilometer square. The 6 hours unit hydrograph of this catchment will have the peak flow of, ठीक है, कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगुलर DRH है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपके पास गिवन है, और जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है उसका पीक डिस्चार्ज गिवन है आपके पास। तो जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो पीक डिस्चार्ज QP की वैल्यू कितना, QP आपके पास निकल जा रहा है कितना 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। अब आपके पास जो कैचमेंट एरिया गिवन है कितना, एक वैल्यू आपके पास गिवन है 180 किलोमीटर स्क्वायर, और आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है टाइम बेस। आपने जो DRH है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, वो किस शेप का, ट्रायंगुलर शेप का। तो सो ट्रायंगुलर DRH है, इस 6 आवर स्ट्रोम का कैचमेंट का जो कैचमेंट एरिया आपने बता दिया, पीक फ्लो बता दिया, और टाइम बेस का जो इसका DRH का जो ट्रायंगुलर DRH है उसका जो टाइम बेस है T कितना है, T आपके पास है, बेस विड्थ कितना है 100 आवर्स है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अगर आप इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की हेल्प से अगर आपने यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो पीक फ्लो कितना होगा, ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है। तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले अगर आपको वापस से मैं वही बात बोलूँगा, सबसे पहले आप ये ध्यान दो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक फ्लो, राइट। तो आपको निकालना यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक फ्लो। इस बात को अगर आपने पहले दिमाग में ले लिया कि आपको निकालना क्या, तो फिर आप उसके हेल्प से ये बता पाओगे कि आपको किस किस वैल्यू की नीड है, क्या क्या वैल्यू आपको निकालना है इस यूनिट हाइड्रोग्राफ के पीक तक पहुंचने के लिए। तो आपको अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ DRH का जो पीक है QP ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इसमें आप डिवाइड कर दो कितना, डेप्थ ऑफ दी, किससे, वाटर डेप्थ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो N की वैल्यू से, ठीक है। आप किससे डिवाइड कर दो कि आपका जो N ऑफ DRH, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इससे डिवाइड कर दोगे। तो अब आपको ये निकालना है कि टोटल डेप्थ ऑफ, टोटल ये क्या है, N की वैल्यू क्या है, ये डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ठीक है। अब यानी कि आपको ये हो गया कि आपको निकालना क्या, रेनफॉल डेप्थ की, रेनफॉल एक्सेस का डेप्थ निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का रेनफॉल एक्सेस डेप्थ निकालना है, डेप्थ ऑफ द रेनफॉल एक्सेस। तो N की वैल्यू कितना हो जाएगा, N इक्वल टू कितना होगा 0.36 इंटू एरिया दी हाइड्रोग्राफ, एरिया डी हाइड्रोग्राफ कितना जाएगा 1/2 इंटू A 1/2 इंटू QP, आपको एरिया द हाइड्रोग्राफ निकालना है, 1/2 इंटू QP कितना है 40 इंटू T, बेस विड्थ कितना 100 आवर्स है, दिस इज द 100 आवर्स। इसको डिवाइड करना है किससे, एरिया ऑफ द कैचमेंट से, जो कि किलोमीटर स्क्वायर में पुट करना है, तो 180 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, ये N की वैल्यू आती कहाँ से, ये आता है यहाँ से कि आपको करना ये होता है कि जो आपके पास डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, सो एरिया ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, एरिया ऑफ द DRH डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर stored in catchment due to 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल
1 सेंटीमीटर के रेनफॉल से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है, कहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है उस कैचमेंट में, उस गिवन कैचमेंट में जिसका आपने डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाला है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से भी कर सकते हो कि आपने जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है उसके एरिया को इससे क्या करवा सकते हो, इक्वेट करवा दोगे तो भी आपकी एन की वैल्यू निकल जाएगी। इसी रिजल्ट को हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है। ये रिजल्ट निकल के आता है कि एन की वैल्यू कितना होती है 0.36 इंटू एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ अपॉन एरिया ऑफ द कैचमेंट इन किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से आप एन की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा आप चेक कर लो। ये आ जाएगा 0.36 इंटू 0.5 इंटू 40 इंटू 100 अपॉन 180, आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये जो वैल्यू निकल के आती है सेंटीमीटर में निकल के आती है, ये वैल्यू आपका सेंटीमीटर में निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, ये सेंटीमीटर में जाएगा। अब आपको क्यूपी निकालना है, तो क्यूपी कितना हो जाएगा, कितने यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए। यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस के लिए। अगर 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस के लिए निकालना है तो आप देख लो कि 4 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस के टाइम पे पीक डिस्चार्ज कितना 40 है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ यानी कि 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए पीक डिस्चार्ज कितना होगा 40/4 हो जाएगा। 40/4 यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40/4 यानी कि 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी ये वाला आप चेक कर लो। अगर आपको ये फार्मूला नहीं ध्यान आता है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि यहाँ पे किया गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रेनफॉल एक्सेस निकालना है आपको। तो रेनफॉल एक्सेस निकालने के लिए ये जो आपने डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर रहा है, इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को इक्वेट कराना किससे, वॉल्यूम ऑफ द कैचमेंट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द कैचमेंट ड्यू टू द 1 सेंटीमीटर रेनफॉल। 1 सेंटीमीटर रेनफॉल की वजह से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हुआ किसमें, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हुआ कैचमेंट में। तो ये हो गया एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ को अगर डिवाइड कर दिया किससे, वॉल्यूम ऑफ द कैचमेंट से, तो आपको निकल जाएगा रेनफॉल एक्सेस यानी कि एन की वैल्यू कितना डेप्थ है वो सेंटीमीटर में आएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला ध्यान है एन की वैल्यू, तो आप यहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, सवाल का सवाल है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 मीटर लॉन्ग 400 mm डायमीटर ऑफ फ्रिक्शन पाइल इज ड्रिवन। ध्यान देना, फ्रिक्शन पाइल की बात कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन पाइल की बात कर रहा है तो एंड बियरिंग को क्या करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर ये फ्रिक्शन पाइल की बात करें तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस को हम 0 कंसिडर करेंगे। केवल कौन सा रेजिस्टेंस, जो साइड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है उसी को हम कंसिडर करेंगे किसमें, फ्रिक्शन पाइल में। तो क्वेश्चन है कि 10 मीटर लॉन्ग 400 mm diameter of friction pile is driven in a uniform deposit of sand having an angle of internal friction phi equal to 30 degree and the average dry unit weight of sand is 20 kilonewton per meter cube. The angle of wall friction कितना 2/3 of phi considering the coefficient of lateral earth pressure K की वैल्यू कितना 2। देन टीयरिंग, अच्छा ये टीयरिंग नहीं, बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कितना है, एन क्यू की वैल्यू 137। द स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ पाइल, आपको बताना है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है फ्रिक्शन पाइल के केस में। तो फ्रिक्शन पाइल है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बोला भी जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की बात बोला जा रहा है। अगर आपको न भी दिए, अगर आपको केवल बताना हो कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल बताना, तो उसमें भी हम स्किन रेजिस्टेंस को ही कंसीडर करेंगे, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस का क्या हम रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखना अब आपके पास क्या है, आप इस क्वेश्चन को समझो। आपके पास एक फ्रिक्शन पाइल है, ये आपके पास एक फ्रिक्शन पाइल है। इस फ्रिक्शन पाइल में आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि इस फ्रिक्शन पाइल में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बताना है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल बताना है किसमें, किलो न्यूटन में बताना है। तो अगर आप देखो, अगर हम इसकी अर्थ प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये आपके पास ये आएगा। समझना एक बार, इस बात को समझना एक बार। सबसे पहले आप देख लो क्या क्या गिवन है आपको। इसका लेंथ गिवन है कितना, पाइल का जो लेंथ है 10 मीटर है। इसका जो डायमीटर का वैल्यू है, डायमीटर आपके पास कितना है 400 mm है। डायमीटर आपके पास 400 mm है। फाई की वैल्यू आपके पास कितना 30 डिग्री, यानी कि जो डेल्टा का वैल्यू कितना 2/3 अपॉन 2/3 इंटू 30 यानी कि 20 डिग्री, राइट। तो फाई कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, डेल्टा हो गया 2/3 ऑफ द फाई। अब के वैल्यू आपके पास 2 गिवन है, के 2 है। ठीक है, आपको एन क्यू भी गिवन है, एन क्यू वैल्यू कितना है 137। तो देखो आप समझ रहे इस बात को। सबसे पहले ये देखो कि अब वापस से वही बात है, आपको निकालना क्या, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। जब आपको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस निकालना होता है ना, तो सबसे पहले आप चेक करो
जब भी आपको पाइल का फ्रिक्शन रेजिस्टेंस निकालना तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्रिटिकल लेंथ चेक करो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द पाइल। तो क्रिटिकल डेप्थ कितना होगा, क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू बताओ। क्रिटिकल डेप्थ LCR जो होगा ये कितनी होगा, ये होगा 15 इंटू डी, डायमीटर ऑफ द पाइल। देखो होता क्या है कि अप टू द क्रिटिकल डेप्थ जो इफेक्टिव स्ट्रेस वैरी करता है, ठीक है। कंसिडर ये किया जाता है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो आप लिखते हो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना, सिग्मा की वैल्यू, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा की जो वैल्यू होती है गामा इंटू डी, ये जो गामा इंटू डी बोलते हो, ये गामा इंटू डी की वैल्यू कहाँ तक वैरी करता है, अप टू द क्रिटिकल लेंथ तक। आफ्टर द क्रिटिकल लेंथ गामा इंटू डी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। कैसे कांस्टेंट होती है अभी मैं बात करता हूँ आपको। LCR का हो जाएगा 15 इंटू डी नॉट, डी नॉट के होगा 0.4 डायमीटर ऑफ द पाइल, कितना, ये 6 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ये वेरी करेगा अप टू द 6 मीटर ओनली, और आफ्टर द 6 ईयर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जो हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है। 6 मीटर के बाद इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। तो आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द पाइल कितना है, टोटल लेंथ ऑफ द पाइल है 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर में से केवल 6 मीटर तक ही इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करेगा, वेरी करेगा। इसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा। यानी कि आपके पास जो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो डायग्राम बनेगा अर्थ प्रेशर थ्योरी की, अगर ये चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि अप टू द LCR यानी कि 6 मीटर डेप्थ तक इफेक्टिव स्ट्रेस वेरी करेगा। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। तो आप बता दो कि अप टू द 6 मीटर ये जो डेप्थ है, 6 मीटर तक की जो डेप्थ है ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कितना, ये 6 मीटर है। इसके बाद ये 4 मीटर है, राइट। तो 6 मीटर के यहाँ पे 6 मीटर डेप्थ पे कितना हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट 6 मीटर, 6 मीटर पे कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर पे क्या गामा की वैल्यू गिवन होगा आपको। गामा की वैल्यू कितना, 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। तो ये 20 इंटू 6 ये हो जाएगा 120 किलोमीटर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट 6 मीटर पर कितना जाएगा, 120 किलोमीटर मीटर स्क्वायर जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि अब आफ्टर द 6 मीटर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू होगी कांस्टेंट। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना 120 है तो यहाँ पे भी इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 120 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन होता है उसको हम कंसीडर करते हैं कहाँ तक, अप टू द 6 मीटर, अप टू द LCR डेप्थ। LCR के बाद क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस को हम कंसीडर करते हैं कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अब आपको बताना है किसका, आपको बताना है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है आपको। अब अगर आपको स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बताना है तो आप ये कर दो, तो आपको स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस QUP 0 to 10 मीटर 10 मीटर के लिए बताना है। तो 10 मीटर के लिए बताने के लिए क्या करेंगे, हम 0 से 6 मीटर के लिए हम अलग निकालेंगे, और 6 मीटर से लेकर 10 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, अलग निकालेंगे। तो QUP फ्रिक्शन रेजिस्टेंस 0 to 6 मीटर प्लस QUP 6 to 10 मीटर। क्योंकि 0 से 6 मीटर में क्या है, आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन है वो क्या है, लीनियर वेरिएशन है। आफ्टर द 6 मीटर कितना है, वो वेरिएशन कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो QUP अप टू द 6 मीटर कितना हो जाएगा। अब देखो, अब QUP का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान यहाँ पे चेक कर लो, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, K इंटू सिग्मा बार इंटू एवरेज इंटू 10 बीटा, उसके बाद AS एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द पाइल, और AS की वैल्यू, ठीक है। इस AS की वैल्यू कितना जाएगा, पाई, क्योंकि कौन सा सर्कल है, रेक्टेंगुलर, सॉरी कौन सा है, सर्कुलर शेप है, ठीक है। सर्कुलर शेप का है तो पाई DL हो जाएगा AS की वैल्यू। अब आपको Q कितना के लिए, आप 0 से 6 में चेक कर लो, तो 0 से 6 में जो K की वैल्यू आपके पास कितना, 2 है। K की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 इंटू इफेक्टिव स्ट्रेस एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितना होगा, आप इसमें चेक करो। एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस इस एरिया में, इसमें चेक करो, तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है, टॉप पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0, और यहाँ पे 120 हो गया 6 मीटर पे एट द डेप्थ ऑफ 6 मीटर। तो एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0 + 120/2, 0 + 120/2। दिस इज द एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस अप टू द 6 मीटर डेप्थ, ठीक है। इंटू 10 बीटा, 10 बीटा कितना, बीटा 20 डिग्री, तो 10 20 डिग्री इंटू पाई DL, पाई
डी की वैल्यू 0.4 इंटू एल की वैल्यू 6 मीटर। हम क्या तक 6 मीटर तक की बात कर रहे हैं। प्लस अब इसमें प्लस क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना ऐड कितना करना है आपको, देखो अगेन के की वैल्यू कितना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। के की वैल्यू कितना 2 है, वापस से के की वैल्यू 2 है इंटू अब आपका एवरेज इफेक्टिव डिस्टेंस निकलना लिखना कहाँ से कहाँ तक के लिए, यहाँ से 6 मीटर डेप्थ से लेकर 10 मीटर डेप्थ के लिए। अगर आपको 6 मीटर डेप्थ से 10 मीटर डेप्थ के लिए आपको क्या लिखना है, इफेक्टिव डिस्टेंस की वैल्यू लिखना है। तो आप क्या करोगे, देखो ये कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे कोई वेरिएशन है तो एवरेज कितना जाएगा 120 के बराबर जाएगा। तो ये टोटल 120 हो जाएगा। फिर ये tan बीटा यानी कि tan 20 डिग्री इंटू पाई इंटू डी की वैल्यू 0.4 इंटू एल की वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर। आप इसे सॉल्व कर ले, इसका आंसर आ जाएगा। आपका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको करना ये था यहाँ पे कि ये पाइल फाउंडेशन का क्वेश्चन है, आपसे निकालना फ्रिक्शन स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना। तो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, पाई डी एल यानी कि आपको किलो न्यूटन बताना है, यानी कि लोड बताना है किलो न्यूटन। तो आपको एरिया भी सरफेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया तो सरफेस पाई डी एल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर शेप है तो पाई डी एल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे केस ये था कि आपको जो डेप्थ ऑफ द पाइल है वो कितना 10 मीटर है और डायमीटर कितना 400 मीटर है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालना है। ठीक है, ये निकालना भूलना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या हो जाएगा ना, मैक्सिमम केस में आपको आप जो भी क्वेश्चन देखोगे अगर पाइल फाउंडेशन से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में LCR की जो वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि 15 इंटू डी नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, वो होगा 10 मीटर, यानी कि डेप्थ ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइल से ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं कि पूरे डेप्थ के लिए, पूरे लेंथ ऑफ द पाइल के लिए हम उसको जो इफेक्टिव डिस्टेंस वेरिएशन को हम लीनियर कंसीडर करते हैं, यानी कि लीनियर कंसीडर करते हैं, गामा इंटू डी नॉट वाला वेरिएशन हम चेक करते हैं। बट अब क्या हो रहा है ना कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो क्रिटिकल लेंथ की वैल्यू हम निकालेंगे 15 इंटू डी नॉट, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, लेंथ ऑफ द पाइल से कम निकल के आ रही है। अगर लेंथ ऑफ द पाइल से कम निकल के आ रही है तो इसका मतलब क्रिटिकल डेप्थ का मतलब ये होता है कि अप टू द दिस डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ जो इफेक्टिव डिस्टेंस वेरिएशन लीनियर होता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, उसके बाद कोई भी वेरिएशन नहीं मिलता है इफेक्टिव डिस्टेंस में। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से 6 मीटर में अलग, फिर 6 से 10 मीटर में अलग। तो दो डेप्थ के लिए आप इसको ब्रेक करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस तरीके से। तो एक बार आप रिजल्ट चेक कर लेना, यही रिजल्ट आपका आएगा, काम यही करना है आपको। ठीक है, कि आपको स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बताना है, तो 0 से 6 में अलग निकालोगे, 6 से 10 में 6 से 10 में अलग निकालोगे। यहाँ पे एवरेज कितना जाएगा 0 प्लस 120/2 और यहाँ पे कितना केवल 120 हो जाएगा। और यही इन दोनों में यही चेंज है इस एवरेज इफेक्टिव डिस्टेंस का। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन किसका, OCF का रेक्टेंगुलर चैनल इज 5 मीटर वाइड एंड कैरीज अ फ्लो ऑफ 6 मीटर क्यूब पर सेकंड एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर। अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ channel width is proposed at a certain section, then the smallest allowable contracted width that will not affect the upstream flow condition। अच्छा, अगर ये बोला जा रहा है कि आपको क्या करा जा रहा है कि आपके पास जो चैनल है उस चैनल का जो विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है। अगर जब विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो आपको वो विड्थ की वैल्यू किसका, बी मिनिमम कि मैक्सिमम विड्थ कॉन्ट्रैक्शन कितना कर सकते हो, कि जहाँ पे बी हो जाए कितना मैक्सिमम विड्थ कॉन्ट्रैक्शन कितना अलाउड है कि आपका जो अपस्ट्रीम फ्लो है वो अपस्ट्रीम फ्लो अफेक्ट ना हो, यानी कि आपको मिनिमम विड्थ कितना प्रोवाइड कर सकते हो, बी मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम अलाउबल क्या है विड्थ कॉन्ट्रैक्शन कितना मैक्सिमम कितना विड्थ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जो मैक्सिमम विड्थ कॉन्ट्रैक्ट कर ले जाओगे तो उस टाइम पे जो विड्थ निकल के आ जाएगा वो विड्थ बी मिनिमम हो जाएगा, यानी कि मिनिमम विड्थ कितना आप अलाउ कर सकते हो, चैनल का मिनिमम विड्थ कितना रख सकते हो कि जो उसका अपस्ट्रीम फ्लो वो अफेक्ट ना हो। अगर अपस्ट्रीम फ्लो को अफेक्ट नहीं होना है तो जो बी मिनिमम होगा ये किस टाइम पे होगा, बी मिनिमम एट ई इक्वल टू ई मिनिमम, यानी कि बी मिनिमम के टाइम पे एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कितना हो जाएगा, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होगा। ठीक है, अगर चैनल विड्थ को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आफ्टर द कंट्रैक्शन जो मिनिमम विड्थ है वो कितना होना चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उस टाइम पे कितना ई कितना जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी कितना होगा, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर ये मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के बराबर होगा तो एनर्जी जो होगा E1 पहले तो आप निकाल लो कि एट इनिशियल कंडीशन में जो आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है उस टाइम पे स्पेसिफिक एनर्जी कितना होगा, E1 की वैल्यू। अगर आपने E1 निकाला तो E1 कितना होगा, Y1 अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, अगर आपने V1 को अगर पुट किया Q/Y से
तो Q1 स्क्वायर अपॉन 2G Y1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और Y1 की वैल्यू कितना आपके पास है, 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस Q की वैल्यू कितना जाएगा, Q आपके पास कितना है, कैपिटल Q आपके पास कितना है, स्मॉल Q हो जाएगा कैपिटल Q प्लस B। कैपिटल Q की वैल्यू कितना 6 मीटर अपॉन B की वैल्यू कितना 5 मीटर, ये हो जाएगा 1.2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। स्मॉल Q क्या, स्मॉल Q है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। आपको डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ अगर आपको पता चल गया तो आप एनर्जी यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 1 प्लस Q1 की वैल्यू कितना जाएगा 1.2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू Y1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपको इनिशियल स्पेसिफिक एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। अगर आप इनिशियल स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ से निकालोगे तो ये कितना जाएगा 1 प्लस 1.2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, ये हो जाएगा 1.0734, ये हो जाएगा इतना मीटर। आपको इनिशियल स्पेसिफिक एनर्जी निकल गया बिफोर द विड्थ कंट्रैक्शन। जब हमने विड्थ का कंट्रैक्शन नहीं करा है उस टाइम पे स्पेसिफिक एनर्जी आपके पास E1 निकल गया, E1 की वैल्यू निकल गया कितना 1.0, ये हो जाएगा E1, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको स्पेसिफिक एनर्जी को क्या करा दो, बराबर करा दो। E1 कितना जाएगा, E मिनिमम के बराबर जाएगा, ठीक है। अगर E1 E मिनिमम के बराबर जाएगा तो ये वैल्यू जाएगा 1.034, ये बराबर 3/2। अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल है तो 3/2 YC हो जाएगा। रेक्टेंगुलर चैनल में मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 3/2 इंटू YC होता है, ठीक है। यहाँ से आप YC निकाल सकते हो, YC वैल्यू कितना जाएगा 1.0734 इंटू 2/3, 1.0734 इंटू 2/3, so this value is 0.7156 मीटर, राइट। आपको क्रिटिकल इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू निकल जाएगी कितना 0.7156। अब यहाँ से क्या कर सकते हो कि ये किस YC के बराबर, YC किसके बराबर है, ये होता है किसके बराबर, Q स्क्वायर G अपॉन 1/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको Q की वैल्यू निकल जाएगी, स्मॉल Q की वैल्यू निकल जाएगी, तो Q कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन G बराबर कितना हो जाएगा 1 इसका पावर 3, तो 0.7156 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 0.366। यहाँ से आप Q निकाल लो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना इंटू 9.81 का अंडर रूट ले लो, ये वैल्यू हो जाएगा कितना 1.896 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आपको कैपिटल Q पता है कितना 6 मीटर पर स्क्वायर, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो आप देख लो Q स्क्वायर कितना जाएगा कैपिटल Q अपॉन B, यहाँ से B निकाल सकते हो कितना कैपिटल Q अपॉन स्मॉल Q, तो 6 अपॉन 1.896, यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हो 6 अपॉन 1.896, ये कितना जाएगा 3.1645, ये मीटर हो जाएगा, राइट। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो 3.1645 मीटर। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, विड्थ निकालना था, ठीक है। तो आप विड्थ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम काम यहाँ पे किया गया है कि इस तरीके से आप विड्थ निकाल सकते हो। मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन दैट द वेक्टर फील्ड आपको गिवन है इफ द कर्ल ऑफ द V एट द पॉइंट दिस 2 पॉइंट गिवन है आर द ऑर्थोगोनल देन द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। आपको क्या गिवन है, एक वेक्टर फील्ड V की वैल्यू गिवन है, आपको बताया जा रहा है कि इफ द कर्ल ऑफ द V एट द पॉइंट 1 2 -3 एंड 2 3 K आर द ऑर्थोगोनल। तो आपको कर्ल V की वैल्यू बताया जा रहा है कि कर्ल V पे अगर इन दोनों पॉइंट पे कर्ल V आप निकाल लो तो ये दोनों जो वेक्टर, देखो कर्ल का जो रिजल्ट होता है, आप किसी भी वेक्टर का अगर आप कर्ल आप निकाल लो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही आता है। कर्ल V का रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर आएगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि इन दो पॉइंट पे जो कर्ल V आएगा वो दोनों जो वेक्टर वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। अगर वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है तो आपको K की वैल्यू बताना है। तो आप एक काम कर लो कि कर्ल एट पॉइंट 1 2 -3 निकाल लो और कर्ल एट पॉइंट 2 3 K निकाल लो, तो आपके पास दो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर आ जाएगा, उन दोनों का क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट 0 करा देना। आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा क्या, A1i, आप ऐसे मानो कि आपके पास एक वेक्टर आएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k कैप, राइट। और दूसरा वेक्टर आ जाएगा B1i कैप
प्लस बी2 जे कैप प्लस बी3 के कैप। और ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है। अगर दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो होगा, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट करोगे वो जीरो करा देना आप। ठीक है, तो अब आपको निकालना है क्या कि ये कर्ल ऑफ दिस वेक्टर, ये वेलोसिटी फील्ड का आपको कर्ल निकालना। इस कर्ल की वजह से आपके दो वेक्टर बनेंगे यहाँ से दो पॉइंट के लिए, और इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप जीरो करवा दोगे तो वहाँ से आपका के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तब कर्ल वी की वैल्यू निकालो, तो कर्ल वी कैसे निकालोगे, इसके लिए आप क्या करते हो, कर्ल वी कितना जाएगा, आई जे एंड आई कैप जे कैप एंड के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, राइट। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड, और ये कितना जाएगा, एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, और ये कितना जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसका क्या कर दो, इसका डिटरमिनेंट जो होगा वही क्या हो जाएगा, कर्ल वी हो जाएगा। अब आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना जाएगा, कर्ल वी कितना जाएगा, कर्ल वी की जो वैल्यू जाएगी कितना, ये आई है तो डेल वाई इंटू ये, तो ये कितना जाएगा, ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड, एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना जाएगी, आप इसका डेल अपन डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू जीरो जाएगा, जीरो माइनस डेल अपन डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन, तो माइनस इसका जेड करोगे तो माइनस इसका एक्स हो जाएगा, इसका प्लस वाई हो जाएगा, आई कैप माइनस जे, और जे के लिए क्या करोगे, डेल अपन डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन इसका, तो ये जाएगा 2x माइनस डेल अपन डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन, ये कितना जाएगा माइनस 2x, तो ये जाएगा जीरो, और प्लस के कैप। अब के कैप के लिए क्या करोगे, के कैप के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो डेल अपन ये जीरो हो गया, तो डेल अपन डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ये कितना जाएगा, जेड माइनस वाई और माइनस ऑफ डेल अपन डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2i। ठीक है, प्लस 2i। तो आपको कर्ल वी निकल गया कि कर्ल वी आपके पास कितना गया, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू आई कैप, फिर माइनस ऑफ कितना, ये जीरो हो जाएगा, जे वाला पॉइंट जीरो हो जाएगा, और प्लस ऑफ ये कितना जाएगा, जेड माइनस जेड प्लस वाई, ये आपके पास आएगा जेड प्लस वाई का के कैप। ठीक है, अब आपके पास कर्ल वी वेक्टर आ गया। ठीक है, एक्स और वाई में, एक्स वाई जेड में आपके पास कर्ल वी आ गया। अब इसमें क्या आप करो, इन दोनों पॉइंट की वैल्यू पुट करो, ये जो दोनों पॉइंट है इस पे दो वेक्टर आपका बन जाएगा, इन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट आप जीरो करवाना, वहां से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों डॉट प्रोडक्ट का जो वेक्टर आएगा, यहाँ पे एक बार ये पुट करना 1, 2, -3, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे -3, यहाँ से पहला वेक्टर निकलेगा। और दूसरे वेक्टर के लिए आपको एक्स की जगह पे 2 एंड वाई की जगह पे आपको 3 एंड के की जगह पे जेड की जगह पे आपको के पुट करना है, यहाँ पे दूसरा वेक्टर निकलेगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप जीरो करवाना, वहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप यही सा काम यहाँ पे किया गया, तो आपके पास कर्ल वी की वैल्यू निकल गई। कर्ल वी यहाँ पे है, तो कर्ल वी एट 1, 2, 3, पहले पॉइंट पे कर्ल वी की वैल्यू आप यहाँ से चेक कर लो, और दूसरे पॉइंट पे कर्ल वी की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करवा दो, जीरो करवा दो, वहाँ से के की वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है, सिंपल सवाल था मैथ का। अगले सवाल पे आ जाओ। अ डिपॉजिट ऑफ पॉइजनलेस सॉइल विद अ परमेबिलिटी ऑफ 3 × 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड हैज डेप्थ ऑफ 10 मीटर विद अ इम्परवियस लेज बिलो। A sheet pile wall is driven into this deposit to a depth of 7.5 meter. The wall extends up to the surface of the soil and a 2.5 meter depth of the water act on the one side, right? The flow net is shown in the diagram below. The seepage quantity per meter length of the wall. आपको बताना seepage quantity की वैल्यू बताना per meter length of the wall, per meter length of the wall। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आपको फार्मूला ध्यान है, सिंपल सवाल है। आपको अगर क्वेश्चन का फार्मूला ध्यान है तो Q की वैल्यू कितना आती है, Q आता है कितना, KH NF अपॉन ND। ठीक है, बस ये आपको निकालना है। K की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है कितना, 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। आप इसको मीटर में चेंज कर लो तो 10⁻² और हो जाएगा, ये होगा मीटर पर सेकंड। और H की वैल्यू कितना है, इस डायग्राम से चेक कर लो।
एच आपके पास कितना 2.5 मीटर है, एच आपके पास 2.5 मीटर, देन दिस इज द 2.5 और एन एफ अपॉन एन डी। आपको क्या करना पड़ेगा, एन एफ और एन डी के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे है इस डायग्राम से। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितना हो गया, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ फ्लो चैनल 4 हो गए, नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितना हो गया 4 हो गया। और एन डी की वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ, ठीक है। तो एन डी की वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है 1 2, यहाँ पे नंबरिंग मेंशन है, तो ये 1 2 3 4 14 तक है। तो एन डी की वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्यू की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। तो आएगा किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर में आएगा, ठीक है। तो आपने के की वैल्यू पुट कर दिया किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। आपको एच की वैल्यू डायग्राम से चेक करना है, 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर हो गया। आपको एन एफ अपॉन एन डी, तो एन एफ नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितना हो गया 1 2 3 4, आप ये चेक कर लो, ये 1 हो गया, ये वाला 1, ये 2 और ये 3 और इसके बाद ये 4 नंबर ऑफ फ्लो चैनल हो गया, ठीक है। और एन डी कितना हो गया, एन डी हो गया नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, आप चेक कर लो कि यहाँ पे नंबरिंग मेंशन है, कुछ करना नहीं है, 1 2 3 4 ये नंबरिंग मेंशन है। तो फ्लो एन एफ के लिए भी नंबरिंग मेंशन था, क्या 1 2 3 4, ये भी तो डायरेक्टली मेंशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, और भी आसान हो गया, काउंट भी नहीं करना आपको, बस आपको इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना है, सिंपल। आप इसे सॉल्व कर लिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। सिंपल सवाल था, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक बार इसका देख लो क्या है, ठीक है। तो वही क्या है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल आपके पास 4 हो गया और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स कितने हो गए 14 हो गए। बस क्वांटिटी ऑफ सीपेज निकालना है, पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन बताना है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पास थ्रू द ओरिजिन देन द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू पाई पे, ठीक है। आप देखो, आपका अगर आप ध्यान दोगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कितना है, dy बाई डी एक्स वाई इंटू टेन एक्स प्लस एच इक्वल टू कॉस एक्स। अगर आप इसे चेक करोगे तो ये कौन सा फॉर्म है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस कितना px इंटू वाई प्लस क्यू एक्स, ये इस फॉर्म का है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इससे कंपेयर करके px की वैल्यू बता दो कितना है, px आपके पास कितना है tan x, राइट। अगर px की वैल्यू tan x है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना जाएगा, e की पावर px इंटू डी एक्स, e की पावर px कितना है tan x है, tan x इंटू डी एक्स, और tan x कितना जाएगा, tan x की वैल्यू कितना होती है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होता है sec x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ tan x बताना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना जाएगा, e की पावर ln x, ln sec x, राइट। e की पावर ln sec x क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास sec x आ जाएगा, sec x क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन अगर आप बात करूँ तो जनरल सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec x, और क्यू एक्स कितना है, क्यू एक्स आपके पास कितना है, यहाँ पे चेक करना cos x, क्यू एक्स आपके पास cos x है, तो ये cos x हो गया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना sec x है, sec x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अगर ये देखोगे तो y इंटू sec x, और ये 1 हो गया तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया x प्लस सी, तो यहाँ से y निकाल सकते हैं, y हो गया आपके पास। अगर हम इसको cos में चेंज कर दें तो हो गया x cos x प्लस c cos x, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। अगर ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है तो आपको ये गिवन है कि अगर ये इक्वेशन कहाँ से पास कर रहा है, ये इक्वेशन कहाँ से, ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 पे y कितना है, 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करो तो ये x की वैल्यू 0, तो प्लस c इंटू 1, यहाँ से c की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर यहाँ से c की वैल्यू 0 आ रही है तो आप क्या करो, आप इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दो। अब आपको बताना देन द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू पाई पे, y बताना y एट x इक्वल टू पाई, तो पहले c की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, अगर ये c की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू आपको बताना, सॉरी y की वैल्यू बताना एट x इक्वल टू पाई पे, एट x इक्वल टू पाई पे y की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा कितना, पाई इंटू कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितना है, कॉस पाई की वैल्यू आपके पास है 1 और -1, कॉस पाई -1 हो गया, अब पाई हो गया तो -3.14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको फॉर्म चेक करना है। अगर एक बार फॉर्म समझ में आ गया
तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसके बाद जनरल सोल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसमें कितना होता है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में e की पावर px dx, ठीक है, e की पावर px dx, ये हो गया लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपने निकाल लिया तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। यही सेम काम यहाँ पे किया गया, ठीक है, चेक कर लो। तो कितना गया, y की वैल्यू जो होगी माइनस ऑफ पाई, यानी कि माइनस ऑफ 3.14। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 63, 3 क्वेश्चन बच गए आपके, ठीक है। जल्दी करना एक बार, यहाँ पे टाइम कम है तो एक बार क्वेश्चन एक बार तेजी से रीड करना और हम समझ लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइज 1.5 इंटू 1.5 मीटर इज लोकेटेड एट a depth of 1 meter. The footing is subjected to an eccentric loading of 4 kilonewton with an eccentricity of 0.2 meter along the symmetrical axis. Bearing capacity given है, shape factor, depth factor and inclination factor आपको given है. Using the Mayer of method, the factor of safety against the bearing failure. मेयर ऑफ मेथड यूज करना है और आपको बताना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है अगेंस्ट द बियरिंग फेलियर। गामा की वैल्यू गिवन है 21 एंड सी की वैल्यू गिवन है 100 एंड फाई की वैल्यू 0 है। अगर फाई की वैल्यू 0 यानी कि मतलब आपके पास जो सॉइल हो गया वो क्लेई सॉइल हो गया, ठीक है। फाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो सॉइल हो जाएगा वो क्लेई सॉइल होगा। अब इस क्लेई सॉइल का हमको क्या बताना है, हमें बताना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताने के लिए आपको लोड गिवन है कितना, लोड आपके पास 400 किलोन्यूटन है, 400 किलोन्यूटन है। तो आप बता दो कि मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी बताना है, ठीक है। क्योंकि आपसे ये पूछा जा रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है, ठीक है। अब किसके अगेंस्ट आपको बताना है कि अगर आपने फुटिंग पे इसेंट्रिक लोडिंग लगाया, कितना लोडिंग आपके पास इसेंट्रिक है और 4 किलोन्यूटन का इसेंट्रिक लोडिंग है, उस केस में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये बता दो कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है इस इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से, इस 4 किलोन्यूटन के इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से फुटिंग के नीचे, फुटिंग के अंडर द फुटिंग की मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है ये आपको पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि फुटिंग का मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितना है, तो आप वहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है। तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो आप ये बता दो इस इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है। इस मैक्सिमम स्ट्रेस को आप क्या कर दो, आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी को डिवाइड कर दो किससे, इसी मैक्सिमम स्ट्रेस से। कि अब आपको तो समझ में ये आ गया कि आपको 2 काम करना है। एक तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी बताना है, दूसरा क्या करना है कि इसकी वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट कितना हो रहा है, ठीक है। इस इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, तो आप चेक करो यहाँ पे, ठीक है। आप यहीं पे डायरेक्टली समझना इस बात को कि आपके पास ये फुटिंग है, ठीक है। अगर ये फुटिंग आपके पास है और ये फुटिंग कितने मीटर डेप्थ पे, 1 मीटर डेप्थ पे है, और इसका जो फुटिंग है कितना 1.5 इंटू 1.5 का फुटिंग है, यानी कि कौन सा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, स्क्वायर फुटिंग है। और जो 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, 0.2 मीटर की इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है। तो सबसे पहले आप ये बता दो, अगर ये 0.2 मीटर की इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है तो आप इसका क्यू मैक्सिमम और क्यू मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस बता सकते हो, ठीक है। और अपने को काम किसका है, हमें काम है मैक्सिमम स्ट्रेस का। क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस पता चल गया कि इस फुटिंग के नीचे इस 4 किलोन्यूटन लोड की वजह से कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस पता चल गया, और फिर आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू। अगर आपने मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लिया, उसमें डिवाइड कर दोगे इस मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस, अगर इस मैक्सिमम स्ट्रेस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। तो आप मैक्सिमम स्ट्रेस ऐसे निकाल सकते हो कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, Q/A 1 + 6E/B, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस यही तो होगा, Q/एरिया कितना होगा, B × L × 1 + 6E + B। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस फुटिंग के अंदर जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे जनरेट होगा, वो इस वाले एंड पे जनरेट होगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इस एंड पे जनरेट होगा, कहाँ पे, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा। कितना जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है आपके पास 320 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से, ये तो ठीक है, क्यू मैक्सिमम की वैल्यू होगी। अब आपको निकालना सेफ बियरिंग कैपेसिटी।
अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी के लिए आपको मेयर ऑफ इक्वेशन यूज करना है। तो आप पहले निकाल लिया हमने क्या, क्ले का है, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में आपको सी की वैल्यू गिवन है और एनसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सी आपको 100 गिवन है, एनसी 5.14 भी गिवन है और एसडीआई की वैल्यू गिवन है। ये सारी चीज़ें गिवन है। आप नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालोगे कितना, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपके पास आ जाएगा 744.2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्यू सेफ निकालोगे, क्यू सेफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, क्यू सेफ आप निकालो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में डायरेक्टली, ठीक है। तो क्यू सेफ आपने अभी वहाँ पे कितना बताया था, ये कितना हो जाएगा, यही इसी को क्या कर लो, क्यू सेफ की वैल्यू निकाल लो। तो क्यू सेफ यहाँ पे आ जाएगा, क्यू सेफ की वैल्यू 320 और ये कितना हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटर है उसी मैक्सिमम स्ट्रेस को हम क्या कर देंगे, सेफ बियरिंग कैपेसिटी से इक्वेट करवा देंगे। यहाँ से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, यहाँ से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक बार चेक करना कि अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करना है। इसेंट्रिक लोडिंग का क्वेश्चन है। इसेंट्रिक लोडिंग, अच्छा इसेंट्रिक लोडिंग में आप एक बात ध्यान देना कि आपको इफेक्टिव बिर्थ निकालना पड़ता है। इफेक्टिव बिर्थ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टोटल बिर्थ कितना था 1.5, इसमें से -2 ही अलग करना पड़ेगा, ठीक है। क्यू मैक्स मैंने जब यहाँ पे अब बियरिंग कैपेसिटी निकालोगे यहाँ पे बी डैश, ठीक है, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, ठीक है। तो एन गामा तो 0 था, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ा क्यू की वैल्यू निकालने के लिए। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 64 नंबर पे, ठीक है। डायरेक्टली चेक करेंगे। अ क्ले सॉइल टेस्टेड इन अ कंसोलिडोमीटर शोड अ डिक्रीज इन वॉइड रेशियो फ्रॉम 1.2 to 1.1 व्हेन द प्रेशर वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.25 to 0.5 kgf per centimeter square if the sample tested at a site was taken from a clay layer of thickness 3 meter. द कंसोलिडेशन सेटलमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रेस इंक्रीमेंट विल बी। आपसे बोला जा रहा है कि कंसोलिडेशन सेटलमेंट बताना है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट बताना है आपको। गिवन क्या, आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो 0.25 से 0.5 तो आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका जो वाइड रेशियो हो रहा है वो वाइड रेशियो कितना हो रहा है 1.2 से 1.1 हो रहा है। यानी कि जब आप इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करवा रहे हो, यानी कि प्रेशर या फिर आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करवा रहे हो, तो आपका जो वाइड रेशियो कम हो रहा है। वो कितना कम हो रहा है ये भी गिवन है। तो डेल्टा पी गिवन है और डेल्टा ई गिवन है कि डेल्टा पी पे डेल्टा ई कितना हो रहा है, ये आपको गिवन है। अगर ये गिवन है तो आप ध्यान दो कि आपके पास सेटलमेंट के लिए 2-3 फार्मूले हैं। कंसोलिडेशन सेटलमेंट बताने के लिए 2-3 फार्मूले हैं। तो अब आपको ये पता चलना चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। तो आप इस क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको गिवन क्या, इस क्वेश्चन में गिवन है कि इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर की वजह से डिक्रीज इन वाइड रेशियो आपको गिवन है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एवी की वैल्यू, ठीक है। अगर आपने एवी की वैल्यू निकाली है तो उस एवी की हेल्प से आप एमवी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप इस बात को सोचो कि अगर हमको एवी पता चल रहा है फिर हमको एमवी पता चल रहा है, यानी कि आपको जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, डेल्टा एच अपन एच इंटू डेल्टा एच अपन एच इक्वल टू कितना एम इंटू डेल्टा सिग्मा। समझ रहे हो कि डेल्टा एच अपन एच इक्वल टू एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा। क्योंकि हमको पता है कि अगर ये इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से अगर आपको डिक्रीज इन वाइड रेशियो गिवन है तो इसका मतलब आप यहाँ से एवी निकाल सकते हो कितना, डेल्टा ई अपन डेल्टा सिग्मा। अगर आपको डेल्टा ई अपन डेल्टा सिग्मा पता चल गया, यहाँ से आप एमवी निकाल सकते हो कितना, एवी अपन 1 + E0। अगर एवी पता चल गया तो फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डेल्टा एच अपन एच इक्वल टू एम इंटू डेल्टा सिग्मा से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वही काम यहाँ पे किया गया। आपको डेल्टा ई पता है, ठीक है, डेल्टा ई पता कितना हो गया 0.1 और डेल्टा सिग्मा पता कितना 0.25। यहाँ से आप कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी कि एवी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी कितना हो जाएगा, डेल्टा ई अपन डेल्टा सिग्मा, या ये वैल्यू आपको आ जाएगा कितना 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर kgf, ठीक है, किलोग्राम फोर्स में आपको यूनिट गिवन है किसका, प्रेशर का। अब आप चेक कर लो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हो, एम वी इक्वल टू कितना, ए वी अपन 1 + E0 और ई नॉट की वैल्यू कितना है 1.2 है। यहाँ पे चेक करो, अगर ई नॉट की वैल्यू 1.2 है तो यहाँ से आप एम वी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो 0.18 आएगा। अब आपको अगर एम वी पता चल गया तो आपको पता हो गया कि डेल्टा एच अपन एच इक्वल टू कितना हो गया, एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा नॉट। यहाँ से आप डायरेक्टली डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेना। 2 लेन सिंगल कैरेज रोड करंटली अकोमोडेट अ डेली ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर द, अच्छा
The vehicle damage factor is determined to be 2.5 and the lane distribution factor is 0.5. The traffic is expected to grow at the rate of 7.5% annually. The construction period is set at 8 years and the pavement is to be designed for 20 years after the completion. The cumulative standard axle to be in the design. क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल का क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो, बट ये इसमें थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे गिवन है, अ 2 लेन सिंगल कैरिज वे रोड करंटली अकोमोडेट अ डेली ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ कितना 2000 CVPD। क्वेश्चन ये है ना, अब पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। अ 2 लेन सिंगल कैरिज रोड करंटली अकोमोडेट अ डेली ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ 2000 CVPD। द व्हीकल्स डैमेज फैक्टर आपको गिवन है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर गिवन है, अ ट्रैफिक इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 75, रेट गिवन है, ग्रोथ रेट गिवन है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना 8 ईयर्स है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन पीरियड गिवन है तो आप सबसे पहले यहाँ से एक यूनिट निकाल लो कि ट्रैफिक आफ्टर द कंस्ट्रक्शन कितना हो जाएगा। इनिशियल कंस्ट्रक्शन आपके पास 2000 है, तो ट्रैफिक आफ्टर द कंस्ट्रक्शन कितना हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितना होगा 0.075 की पावर n, कितना n की वैल्यू 8 ईयर है, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ से आप a निकाल लो। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल कितना हो जाएगा, या फॉर्मूला यूज कर लो 365 इंटू a इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर, फिर यहाँ पे लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और यहाँ पे व्हीकल डैमेज फैक्टर, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसके पहले भी आप देखोगे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं तो वापस से इसके रिपीटेशन का चांस बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट ट्रैफिक आपको पता है, ट्रैफिक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जब एक बार कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे कितना हो जाएगा ट्रैफिक, वो निकाल लो। अब आपके पास क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल के फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कितना फार्मूला a इंटू कितना 365 इंटू a इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर। आप ये फार्मूला आप ध्यान देना, ठीक है। क्या फार्मूला था, फार्मूला ये कि 365 इंटू a इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर अपॉन आर, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना और यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये तो बात हो गया कि आपके पास जो पहला फुल लेंथ टेस्ट है उसका ये हो गया पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। आप एक बार टेस्ट दो, ठीक है, आप टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपसे वापस यही बात बोलूँगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर टाइम बहुत कम है तो अब आपको नीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। और वैसे अगर मैं बात करूँ अभी रिसेंट ईयर में थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज हुआ है एग्जाम का, तो अगर एग्जाम का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है तो आपको थोड़ा सा एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ है तो आपको थोड़ी सी अभी जो रिसेंट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप जो प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज है इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है। तो आप क्या करो, आप जो टेस्ट सीरीज है आप इसको परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आप ये काम करो कि अगर अभी तक आपने फुल लेंथ टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है तो सबसे पहले उस पेपर को जरूर अटैम्प्ट करें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए, सबके लिए लाइव किया गया है, तो सारे लोग उस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी उसके बाद अभी के टाइम पे क्रिसमस ऑफर चल रहा है तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आपको जो टेस्ट सीरीज आपके पास काफ़ी कम प्राइस में आप इसको अवेल कर सकते हो। देखो 1499 की टेस्ट सीरीज थी, अब आप उसको 1174 में, ठीक है, परचेज कर सकते हो। बाकी इसरो वाले जिनका पेपर अभी मैकेनिकल में जिनका भी इसरो का पेपर है वो भी अभी क्या कर ले, अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसरो का जो टेस्ट सीरीज है वो 299 में यानी कि 300 में बहुत कम प्राइस है, इसमें आ रहा है। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लो अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी हम आगे क्या करने वाले हैं यूट्यूब पे, इन सारी बातों का चर्चा हम अभी एक और वीडियो बना के आपको सब चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। कि आगे अपन क्या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, किस तरीके से आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रैक्टिस मॉक की तरफ से क्या क्या चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इन सारी बातों का डिस्कशन हम एक नेक्स्ट वीडियो आपसे करने वाले हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।